हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे केसी और केपी में संबंध। साम्यावस्था चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। कुछ टॉपिक्स हमने पहले कर दिए हैं। अब हम साम्यावस्था के अंदर केसी और केपी में संबंध की बात कर रहे हैं। ठीक है, सांद्रता और दाब के बीच में क्या संबंध है उसके बारे में। जिन्होंने पहले वाला वीडियो देखा है उनको केसी और केपी में संबंध आसानी से समझ में आ जाएगा। जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक बार ध्यान रखना, पहले वाला वीडियो देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा पहले वाले वीडियो की, उससे आप आसानी से वीडियो देख लेना। हाँ, अब हम बात करते हैं सबसे पहले केसी व केपी में संबंध। केसी व केपी में संबंध की बात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से केसी और केपी में संबंध है। इसमें हम एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी। जैसे एक रिएक्शन की बात करते हैं कि एक रिएजेंट है A प्लस बी, इससे एक आपका प्रोडक्ट बन रहा है C प्लस डी। इस रिएजेंट के अंदर आपको मैंने बताया था कि कुछ रस समीकरण मितीय गुणांक है A, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। ये इसके रस समीकरण मितीय गुणांक है जो हमने पहले पढ़ चुके हैं और इनके बारे में आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, अब हम केपी और केसी के बीच में एक चीज पढ़ चुके हैं पहले से ही। के सी सांद्रता के बारे में, के पी प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब देखिए सांद्रता कंसंट्रेटी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले उत्पाद फिर अभिकारक की बात। पहले उत्पाद देखिए, सी की घात स्मॉल सी और डी की घात स्मॉल डी अपॉन ए की घात स्मॉल ए और बी की घात स्मॉल बी। ये तो क्या है, कंसंट्रेटी हो गई। अब हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर के अंदर ध्यान रखना है आपको, यहां पे पी की बात होगी। किसकी? प्रेशर के अंदर पी की बात होगी, तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर आपको पी लेना है सब जगह। फिर इसके अंदर आपको रस समीकरण मितीय गुणांक लिखने हैं। तो P का सबसे पहले बात करेंगे तो कैपिटल C, कैपिटल D। फिर इसके बाद बात करेंगे यहाँ कैपिटल A, यहाँ कैपिटल B। रस समीकरण मितीय गुणांक लगाएंगे, यहाँ पे स्मॉल c, स्मॉल d, यहाँ पे स्मॉल a या स्मॉल b। ठीक है, ये इनका रस समीकरण मितीय गुणांक है और इनके बारे में हमने पहले अध्ययन किया था। यहां तक की बात पहले वाले वीडियो में हम कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद की बात करते हैं। आपने आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है। आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण से क्या पढ़ा? आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण पढ़ा है PV इज इक्वल टू nRT, पढ़ा है। ठीक है, अब देखो PV इक्वल टू nRT है, इसके अंदर प्रेशर की बात करेंगे तो N अपॉन V इंटू RT, ये आपके एक समीकरण बन जाएगा। ठीक है, इस समीकरण से हम बात करेंगे इसकी, इस रिएक्शन की। ठीक है, इससे हम संबंध ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो ये N अपॉन V, N क्या है? मोलों की संख्या है, और V क्या है? V यहां पर आयतन है, वॉल्यूम है। जो लीटर में बात की थी, एक तो हमने 1 मिलीलीटर में बात की जो 1000 ml से भाग दिया था, उसके बारे में बात की थी। तो 1 लीटर और 1 मिलीलीटर के बारे में बात हुई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस वॉल्यूम के अंदर N अपॉन जो V है इसकी बात करते हैं। तो ये अपने कहां पढ़ा? ये पढ़ा द्रव्यमान अनुपाती नियम के अंदर। द्रव्यमान अनुपाती नियम के अंदर ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसके अनुसार क्या होता है। इसके अनुसार कुछ चीजें हैं जो आपको नोट करनी पड़ेगी। देखिए इसके अनुसार मैं यहां लिख रहा हूं इन चीजों को। ठीक है, आपने पढ़ा है अभी तक कि PA, PB, PC और PD, ये चीजें आपने अभी तक पढ़ी है। 2 अभिकारक 2 उत्पाद। ठीक है, इनके बारे में पढ़ा है। अब इनके अंदर देखिए क्या होता है, PA, PB, PC और PD, प्रेशर की बात हो रही है। यहां पर देखिए चारों के अंदर आपको ध्यान रखना है। यहां आपको सिंपल सी बात याद रखना, आपको मैंने पहले बोला है
कि इनको हम गुरु कोष्टक के अंदर बंद करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना गुरु कोष्टक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आप गुरु कोष्टक लगाइए RT। ठीक है, दूसरा B के लिए गुरु कोष्टक लगाइए RT, यहाँ इसकी कंसेंट्रेटी हो जाएगी CRT, यहाँ इसकी कंसेंट्रेटी हो जाएगी DRT। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको पुटअप करना है यहां पर। ठीक है, किसके लिए? N/V के लिए। ठीक है, तो जब हम N/V के लिए इसको यहां पर पुटअप करते हैं तो वहां पर Kp से संबंधित बात करेंगे हम। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं Kp इज इक्वल टू। ठीक है, देखिए Kp के अंदर बात करेंगे तो आपको सबसे पहले इस चीज के बारे में यहां से उठा के इनको यहां रखना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले A की बात करते हैं, जिसमें हम बात C की बात करेंगे, क्योंकि सबसे ऊपर पहले क्या है? C है, फिर हम D की बात करेंगे, फिर हम A की बात करेंगे, फिर हम B की बात करेंगे। इस प्रकार से लिखना है। ये वाली चीज अपन वापस लिख रहे हैं। अब देखो यहां पर क्या है? PC, मतलब C की बात हो रही है। PC की जगह हम क्या लिखेंगे? C। ठीक है, C के अंदर आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करेंगे गुरु कोष्टक आपको लगाते जाना है RT की। ठीक है, अब आपको पता है कि इसकी जो रस समीकरण मितीय गुणांक है, C का जो रस समीकरण मितीय गुणांक होता है वो होता है c। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे इसके अंदर D की, क्योंकि इसके बाद बात होती है D की, और D PD के बराबर होता है ये। ठीक है, इसके लिए हम ये लगाएंगे D और गुरु कोष्टक के अंदर ही RT। ठीक है, तो इसकी कंसेंट्रेटी के लिए हम क्या करेंगे? इसका रस समीकरण मितीय गुणांक लगाएंगे। रस समीकरण मितीय गुणांक इसका क्या होता है? d। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद हम बात करते हैं तो अपॉन में किसकी बात होगी? अपॉन में बात होगी A और B की। ठीक है, प्रोडक्ट और अपॉन में बात होगी रिएजेंट की। ठीक है, तो देखो हम रिएजेंट के अंदर किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात होगी A के अंदर इसकी घात हो जाएगी A और RT की घात हो जाएगी A। फिर यहां पर बात होगी B और यहां पर भी RT की घात हो जाएगी B। ठीक है, किस प्रकार से घात होगी? इसका रस समीकरण मितीय गुणांक लगाना नहीं भूलना है आपको। इसका रस समीकरण मितीय गुणांक लगाते हैं तो C का यहां पर हो जाएगा आपके a, यहां हो जाएगा आपके a, यहां हो जाएगा आपके b, यहां हो जाएगा b। तो ऊपर C है, नीचे A है, ऊपर D है, नीचे B है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके अंदर आपको क्या करना है? इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि RT और RT यहां पर ये चीजें कॉमन आ रही है ना। तो देखिए कॉमन चीजों के लिए आपने पहले मैथ्स के अंदर एक रूल है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि जब XA या XB ऐसे दे रखा हो तो उसके लिए जो रस समीकरण मितीय गुणांक होगा X, उसके लिए A प्लस B का रूल लगेगा। ठीक है, तो A प्लस B का रूल लगाएंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? Kp इज इक्वल टू, ठीक है, C का आपको C लिखना है। यहां से आपको मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर आपको क्या करना है। ये जो C है और ये जो D है, ये जो A है और ये जो B है, इसको आपको पहले लिख देना है। ठीक है, इसको हम पहले लिख देते हैं। तो यहां थोड़ा सा इसको नीचे लिखता हूं, समझ में आ जाएगा आपको, है ना। यहां बात करते हैं C की, तो सबसे पहले C का रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, C का रस समीकरण मितीय गुणांक की बात करते हैं। C के रस समीकरण मितीय गुणांक है C। क्या है? C। ठीक है, हाँ। फिर हम बात करते हैं D की। D का रस समीकरण मितीय गुणांक है D। ठीक है, अपॉन A का रस समीकरण मितीय गुणांक है A, अपॉन B का रस समीकरण मितीय गुणांक है B। यहां तक क्लियर है? ठीक है, इसके बाद बात करते हैं RT की। तो RT किस प्रकार से आया? देखो यहां अपन मल्टीप्लाई करके RT की बात कर लेते हैं। तो यहां देखिए RT अपॉन RT, इसको भी ग्रुप कोष्टक में बंद कर दीजिए। यहां अपने को A प्लस B वाला रूल लगाना है। ठीक है, जब हम A प्लस B वाला रूल लगाते हैं तो यहां देखो हो जाएगा C प्लस D। ठीक है, और यहां हो जाएगा आपके A प्लस B। ये इसकी रस समीकरण मितीय घात निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद क्या होगा?
इसके बाद क्या करना है आपको, ये आपने ले लिया, इसके बाद आपको ये वाली चीज है ना, ये चीज आपको पता चल गई कि कहां से आई है, ये वाली चीज यहां से आई है। के सी की बात करें, देखो सी की घात सी, सी की घात सी, डी की घात डी, डी की घात डी, ए की घात ए की घात ए, बी की घात बी, बी की घात बी, ये वाली चीज है ए। तो इसका मतलब है इस पूरे की जगह मैं के सी लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां मैं इस पूरे की जगह क्या लिख रहा हूं, के सी लिख रहा हूं, ठीक है। अब इसकी बात करूं तो इसके लिए जब ऐसी चीजें आती है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, x अपॉन x, यहां पर आपके आ जाए a प्लस बी और a प्लस बी, इस प्रकार की चीज आ जाए। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, x की घात, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं, इसको दे रहा नहीं रहा है, x की घात a, यहां पे c प्लस डी है ना, c प्लस डी, ठीक है। तो देखो यहां हो जाएगा आपके c प्लस डी माइनस a प्लस बी, ये वाली चीज यहां पुटअप करनी है, ठीक है। अब ये वाली चीज यहां पुटअप करोगे तो क्या होगा, यहां पर केसी का तो केसी आ जाएगा, इस पूरे की जगह अपन क्या लिखेंगे, आर टी, क्या लिखेंगे, आर टी, ठीक है। और ये जो आर टी है ये क्या हो जाएगा, सी प्लस डी, इसको मैं अलग से लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा थोड़ा, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, ये हो गया। इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अच्छे से इसको लिख लेता हूं मैं यहां पे देखिए, के पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी और आर टी, के सी आर टी, ठीक है, और ये पूरा हो जाएगा डेल्टा एन, ठीक है। ये आपको केपी और केसी के बीच में संबंध याद रखना है। एग्जाम में कई बार केपी और केसी के बीच में संबंध पूछा गया है, ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है। इसके बाद एक आपको एग्जाम्पल के द्वारा मैं करवा देता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है, आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट क्या चीज है उसके बारे में बात करते हैं। देखो नेक्स्ट हम कोई एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लिया आपने यहां पर कि कोई एग्जाम्पल है, जैसे आपने पहले एग्जाम्पल लिया N प्लस H रिएक्शन होने के बाद बन गया NH3, ठीक है। यहां आपके 2NH3 N2H2 3H2, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर आपको बोले कि Kp और Kc के बीच में किस प्रकार से संबंध है, तो देखिए इसके अंदर आपको ध्यान रखना है, ये वाला फॉर्मूला पुटअप करना है यहाँ पे, Kc का Kc, Rt का Rt, ठीक है। C प्लस डी मतलब C प्लस डी का मतलब ये, ठीक है, इसकी बात हो रही है। जब C प्लस डी, इसकी बात मतलब D तो है नहीं, C का दे रखा है, तो ये वाली चीज होगी जो यहां आएगी, तो ये आ जाएगी आपके 2, ठीक है। इसको कोष्टक में बंद कर दो, माइनस, ठीक है, A प्लस बी, A कितना है 2, कितना है 2, फिर क्या है प्लस, ये प्लस, B कितना है 3, तो ये 3, ठीक है, B कितना है 3, ठीक है। अब देखिए, सॉरी यहां एक ये, क्योंकि n की कोई आगे रस समीकरण द्वितीय गुणांक नहीं दे रखा है, जब नहीं दे रखा होता है तो उसका रस समीकरण द्वितीय गुणांक होता है 1, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके अंदर, तो के सी आर टी रस समीकरण मितीय गुणांक आ जाएगा 2, क्योंकि 3 और 1 4, और 2 में से 4 गए तो माइनस के 2, तो इस समीकरण के अंदर रस समीकरण मितीय गुणांक आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको करके लाना है। बात करते हैं NH3 2NH3 अभिक्रिया है जिसके अंदर आपको N2 प्लस 3H2, इसके अंदर डेल्टा N का मान फाइंड आउट करना है। ये काम आपका है, आप लोग करोगे, ठीक है, कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं ला शैतालिये का नियम। ला शैतालिये का नियम, ला शैतालिये का नियम ये कहता है
कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है, उस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर यदि हम ताप और सांद्रता को बढ़ाते हैं तो ला शैतालिया के नियम के अनुसार वो उस ताप और सांद्रता का विरोध करेगी, मतलब विरोध करके ताप और सांद्रता को घटाएगी। जिस चीज को हम घटाएंगे उसके अंदर अभिक्रिया के अंदर वो चीज बढ़ेगी, जिस चीज को हम बढ़ाएंगे अभिक्रिया के अंदर वो चीज है वो उसका विरोध करके घटेगी। ठीक है, ये चीज है। तो हम ला शैतालिया के नियम के अनुसार सबसे पहले हम पढ़ते हैं सांद्रता का प्रभाव। ठीक है, सांद्रता का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। तो एक रिएक्शन की बात करते हैं ए से बी की ओर, ठीक है, जिसमें हम इसको ए को मान लेते हैं प्रोडक्ट और बी को मान लेते हैं, सॉरी ए को मान लेते हैं रिएजेंट और बी को मान लेते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, रिएजेंट से प्रोडक्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर आपको ध्यान रखना है कि रिएजेंट और प्रोडक्ट दोनों की सांद्रता की बात करते हैं। ठीक है, दोनों की सांद्रता की बात करते हैं। यदि हम अभिक्रिया के अंदर रिएजेंट की सांद्रता को बढ़ा दें, ठीक है, हमने इसके अंदर रिएजेंट की सांद्रता को बढ़ा दिया। ठीक है, जब हमने रिएजेंट की सांद्रता को बढ़ाया तो अभिक्रिया के अंदर क्या हुआ, रिएजेंट की सांद्रता है वो कम हुई। जब रिएजेंट की सांद्रता कम हुई अभिक्रिया के अंदर, ठीक है, तो अभिक्रिया क्या करेगी, अभिक्रिया है वो आर को क्या करेगी, कम करेगी। क्या करेगी, आर को है वो कम करेगी। ठीक है, तो यहां लिख दो आर को कम करेगी। ध्यान से समझना इसको, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला मामला है। ठीक है, आर को क्या करेगी, कम करेगी, यहां पर ये इसको कम करेगी। अब देखो जब ये कम होगा, ठीक है, जब ये कम होगा तो अभिक्रिया है वो अग्र दिशा के अंदर चलेगी या पश्च दिशा के अंदर चलेगी, ये सोचिएगा। ठीक है, जब ये कम होता है तो ये बढ़ेगा। ठीक है, जब ये कम होगा तब ये बढ़ेगा। ठीक है, और ये जब बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा तो ये कम होगा, जब ये कम होगा तो अभिक्रिया बढ़ने से घटने की ओर, जब हम सांद्रता बढ़ाते हैं तब ये क्या होता है, आर कम होता है। इसका मतलब अभिक्रिया है ये क्या है, आगे की दिशा की ओर होगी। ठीक है, तो इसके अंदर अभिक्रिया होगी ये कैसे होगी, अग्र दिशा की ओर होगी। किस दिशा की ओर, अग्र दिशा की ओर। ठीक है, हाँ, अब प्रोडक्ट की बात करें। ठीक है, प्रोडक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अभिकारक को, प्रोडक्ट के अंदर उत्पाद को भी हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। जब हम उत्पाद को बढ़ाते हैं, ठीक है, इस अभिक्रिया के अंदर हम प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो अभिक्रिया में क्या होगा, प्रोडक्ट की सांद्रता है वो कम होगी, क्योंकि ये हमेशा विरोध करते हैं। जब हमने रिएजेंट को बढ़ाया तो रिएजेंट भी कम हुआ अभिक्रिया के अंदर। जब हमने इसकी सांद्रता को बढ़ाया, प्रोडक्ट की सांद्रता को, तो प्रोडक्ट की सांद्रता अभिक्रिया के अंदर क्या होगी, कम होगी, क्योंकि ला शैतालिया के नियम के अनुसार यहां विरोधाभास होता है। ठीक है, और विरोधाभास की स्थिति के अंदर ये क्या करेगा, पी की सांद्रता को कम करेगा, पी को कम करेगा। जब ये पी को कम करेगा, ठीक है, तो ये अभिक्रिया है ये क्या होगी, पश्च दिशा के अंदर होगी, क्योंकि जब पी कम होगा तो आर बढ़ेगा। ठीक है, तो जब आर बढ़ेगा तो अभिक्रिया होगी वो कैसे होगी, पश्च दिशा के अंदर होगी। दूसरी अभिक्रिया है ये होगी पश्च दिशा के अंदर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यदि रिएक्टेंट की सांद्रता को, यदि रिएक्टेंट की सांद्रता को कम कर दिया जाए तो क्या होगा। यदि मैं रिएक्टेंट की सांद्रता को कम कर देता हूं, ये रिएक्टेंट, इसकी सांद्रता मैंने घटा दी। ठीक है, जब इसकी सांद्रता मैंने घटाई तो अभिक्रिया के अंदर सांद्रता बढ़ेगी। क्या होगी, अभिक्रिया की ओर सांद्रता बढ़ेगी। जब अभिक्रिया के अंदर मतलब आर की सांद्रता बढ़ी है, ठीक है, तो ये कम होगा, ये कम होगा तो अभिक्रिया है वो क्या, उल्टी दिशा के अंदर चलेगी, यहां से वहां की ओर, मतलब यहां से इस तरफ चलेगी। तो अभिक्रिया कैसे चलेगी, पश्च दिशा की ओर चलेगी। यहां पे क्या होगा, अभिक्रिया है वो क्या करेगी, आर को बढ़ाएगी। ठीक है, अभिक्रिया क्या करेगी, आर को बढ़ाएगी। जब आर बढ़ेगा, क्योंकि हम सांद्रता कम कर रहे हैं आर की, जब हम सांद्रता कम करेंगे तो अभिक्रिया है आर को बढ़ाएगी। ठीक है, रिएजेंट की सांद्रता को बढ़ाएगी। जब रिएजेंट की सांद्रता को बढ़ाएगी तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी, पश्च दिशा में होगी। किस दिशा में, पश्च दिशा में होगी। ठीक है, अब चौथी स्थिति के अंदर बात करते हैं, यदि मैं प्रोडक्ट की सांद्रता को, यदि मैं प्रोडक्ट की सांद्रता को घटा दूं, पहले बढ़ाया था,
अब यदि मैं प्रोडक्ट की सांद्रता को घटा देता हूं, ठीक है, तो जब प्रोडक्ट की सांद्रता को घटाऊंगा तो अभिक्रिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो अभिक्रिया है वो P की सांद्रता को भी क्या करेगी, यहां क्या किया, कम किया, यहां पर P की सांद्रता बढ़ेगी। क्या होगी? बढ़ेगी। जब यहां P की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर होगी? अग्र दिशा की ओर होगी। ठीक है, अभिक्रिया होगी वो आगे की ओर होगी। ठीक है, तो ये साम्य अवस्था के अंदर अभिक्रिया होती है सांद्रता के अनुसार। ठीक है, जब हम सांद्रता को बढ़ाते हैं तो R कम होगा। ठीक है, जब R कम होगा तो अभिक्रिया आगे की दिशा की ओर होगी, ऐसे। ठीक है, जब हम सांद्रता की P की सांद्रता बढ़ाते हैं, प्रोडक्ट की सांद्रता बढ़ाते हैं, तो P है, इसको अभिक्रिया के अंदर इसकी सांद्रता ऑटोमेटिक कम होगी, विरोधाभास होगा, तो इसके अंदर पच अभिक्रिया होगी। ये इसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं तापमान का प्रभाव। ठीक है, ऊष्मा का प्रभाव कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा ऊष्मा का प्रभाव, तापमान। ठीक है, तापमान का इफेक्ट कैसे पड़ता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो तापमान का इफेक्ट ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों अभिक्रियाओं के अंदर अलग अलग प्रकार से पड़ता है। तो हम दोनों अभिक्रिया के अंदर पढ़ेंगे। देखो, एक तो है ऊष्माक्षेपी, क्या है? ऊष्माक्षेपी। दूसरी है ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी। यहां आप जानते हो ऊष्माक्षेपी का मतलब ऊष्मा का उत्सर्जन करना, ऊष्माशोषी का मतलब ऊष्मा को अवशोषित करना। ठीक है, यहां ऊष्मा का उत्सर्जन होता है या ऊष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो देखो, जब हम तापमान को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। ठीक है, जब हम तापमान को बढ़ाते हैं या जब हम तापमान को कम करते हैं। ठीक है, ये स्थितियां इधर भी सेम, जब हम तापमान को बढ़ाएंगे, जब हम तापमान को कम करेंगे। चार स्थितियां हैं अलग अलग अभिक्रिया के अंदर। जब हम तापमान बढ़ाते हैं ऊष्माक्षेपी के अंदर तब क्या होता है, ऊष्माशोषी के अंदर बढ़ाते हैं तब क्या होता है, जब हम घटाते हैं तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है और ऊष्माशोषी में क्या होता है, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो, जब हम तापमान को यहां पर बढ़ाएंगे, ठीक है, जब हम तापमान को बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया है वो देखिए किस दिशा की ओर चलेगी? पच दिशा की ओर। क्यों? क्योंकि हम बढ़ा रहे हैं तो ये तापमान क्या होगा, अभिक्रिया है वो तापमान को कम करेगी, सीधी सी बात है। जब तापमान को कम करेगी तो अभिक्रिया किस दिशा की ओर चलेगी? पच दिशा की ओर, पीछे की ओर। ठीक है, मतलब अभिक्रिया है ये क्या है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की ओर चलेगी। ठीक है, अब देखो, यदि यहां पर मैं तापमान को क्या कर दिया, कम करेगा, तो अभिक्रिया क्या होगी? बढ़ेगी। अभिक्रिया क्या करेगी? तापमान को बढ़ाएगी। जब तापमान बढ़ाएगी तो अभिक्रिया कैसे चलेगी? अग्र दिशा की ओर। ठीक है, अब देखिए, इधर देखिए, तापमान बढ़ा दिया गया है, तापमान बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसके अंदर अभिक्रिया के अंदर तापमान क्या होगा? कम होगा। इसके अंदर क्या होगा? तब अभिक्रिया के अंदर तापमान है वो अधिक होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जब तापमान कम होता है, ठीक है, जब तापमान ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंदर कम होता है, ठीक है, तब क्या होगा? इसके अंदर अभिक्रिया है वो अग्र दिशा की ओर चलेगी और इसके अंदर अभिक्रिया है वो कैसे चलेगी? पच दिशा की ओर चलेगी। ये आपको ध्यान रखना है, अभिक्रिया किस प्रकार से अग्र दिशा से पच दिशा की ओर चलती है। ये जैसे एक एग्जांपल के रूप में अपन बता देते हैं, जैसे आपने एक अभिक्रिया ले ली A+B, इसमें क्या होता है? ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो A+B से अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा क्या है? निकल रही है। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? A+B, यहां ऊष्मा क्या होगी? ऐड होगी। ठीक है, जब ऊष्मा ऐड होगी, ठीक है, तो क्या होगा? यहां पर A+B बनेगा। इधर ऊष्मा ज्यादा है, यहां तापमान ज्यादा है, इस अभिक्रिया के अंदर तापमान अभिकारक में ज्यादा है, यहां उत्पाद में ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि यहां तापमान के अंदर ऊष्मा है वो निकल रही है, यहां ऊष्मा है वो जुड़ रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इस प्रकार से ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी का प्रभाव पड़ता है। कल हम फिर से एक बार ला सेतालिया का नियम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरा वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आपके अपने ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।